वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज अपन पढ़ेंगे अपना लेक्चर 4 एंड दैट्स अबाउट द डार्क रिएक्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। डार्क रिएक्शन देखो, डार्क रिएक्शन को पढ़ने से पहले अपने कुछ टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। पहले डार्क रिएक्शन का थोड़ा इंट्रो देखते हैं। द टू ऑफ दिस प्रोसेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द एंटीनाज ऑफ द ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब दो कौन से प्रोसेस होती हैं जो एंटीनाज में प्रेजेंट होती हैं, दैट आर द फिनोमिना ऑफ स्टेट ट्रांजिशन, और एक होता है अपना नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। अपन ने नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग क्या था भाई, जैसे लाइट उसके एंटीना कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर गिरती है, वो क्या करते हैं, उसे क्लोरोफिल ए के पास रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचाते हैं, मतलब वो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो हो जाती है, बट जो एक्स्ट्रा लाइट होती है, जो एक्स्ट्रा लाइट बच जाती है, उसको स्टेबल प्लांट्स कैसे करते हैं, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे द फिनोमिना ऑफ स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन क्या होता है, मतलब स्टेट ट्रांजिशन का फिनोमिना क्या कहलाता है। सो देखिए, स्टेट ट्रांजिशन का फिनोमिना, इसमें क्या है, जैसे ही हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, मतलब हाई अमाउंट में लाइट होती है प्लांट्स के ऊपर, एक तो अपना फोटो सिस्टम सेकेंड होता है और एक अपना फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। तो फोटो सिस्टम, सपोज करो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब इफ़ फोटो सिस्टम फर्स्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन क्या होगा भाई, फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज लाइट भले ही इनके ऊपर हाई लाइट इंटेंसिटी हो, बट अभी भी इसको जितनी लाइट सफिशिएंट इसके लिए होती है उतनी लाइट इसको नहीं मिल पा रही है। दैट्स वाई फोटो सिस्टम फर्स्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है अपना, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, फिर क्या होगा, जो प्लास्टोक्विनोन है PQ, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन में। इफ फोटो सिस्टम फर्स्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन प्लास्टोक्विनोन इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन है वो प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट होता है, फिर क्या होगा, ये इसकी स्टेट फर्स्ट है। ओके, ये स्टेट फर्स्ट है। फिर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, LHC सेकेंड के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। LHC सेकेंड के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप। किसकी प्रेजेंस में जुड़ेगा, LHC सेकेंड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। LHC सेकेंड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। LHC सेकेंड फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म बाइंड विद PS फर्स्ट। PS फर्स्ट के साथ LHC सेकेंड ग्रुप क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, अभी क्या होगा, PS फर्स्ट तो अच्छी तरीके से वर्क करने लग गया, बट अभी क्या है, जो PS अपना सेकंड है, सपोज करो दैट दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, यहाँ पर जो LHC सेकंड है किसके साथ बाइंड हो रहा है, ये PS फर्स्ट के साथ। ये क्या, इसको बाद में होश आएगा तो किसके साथ बाइंड हो रहा है, फिर बाद में क्या करेगा, अपना फॉस्फेट ग्रुप है उसे क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। फॉस्फेट ग्रुप जो LHC सेकेंड होता है वो डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म बाइंड विद PS सेकेंड। फिर बाद में क्या होता है, PS सेकेंड के साथ उसके डीफॉस्फोरिलेटेड, मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो अब आगे देखिए, अब आगे अपन पढ़ते हैं एसिड बेस फॉस्फोरिलेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या है, एसिड बेस फॉस्फोरिलेटेड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करना है भाई, अपने को इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने को प्रूव करना है दैट डार्क कंडीशन में जो प्लांट्स होते हैं वो ATP का फॉर्मेशन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन समझेंगे। इसमें मेनली तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो अपना क्लोरोप्लास्ट है, मतलब थाइलेकोइड डिस्क। जो चीज़ें थाइलेकोइड में होनी चाहिए वो सभी इसमें भी होनी चाहिए। एक अपना एसिडिक pH बफर होना चाहिए, और तीसरा अपना बेसिक pH बफर होना चाहिए। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये रहा अपना एक्सपेरिमेंट। देखिए, सो सी दिस एक्सपेरिमेंट वेरी केयरफुली। इधर देखिए, स्टार्टिंग में अपने पास ये क्या है, अपन ने बफर मीडियम लिया है।
बफर मीडियम जिसका पीएच कितना है अपना 4 है, 4 पीएच है। दैट मीन्स कैसी नेचर होगी इसकी, एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी, ऑब्वियसली एसिडिक नेचर होगी। एसिडिक नेचर में फिर अपन ने इसके अंदर क्या डाल दिया है, थाइलेकोइड डाल दिया अपना। जैसे अपन इसमें थाइलेकोइड डालते हैं फिर क्या होगा भाई, जो थाइलेकोइड है उसकी नेचर भी यहाँ पर, ये जो थाइलेकोइड इसके अंदर डाल दिया उसकी नेचर भी कैसी हो जाएगी, थाइलेकोइड यहाँ पर जो थाइलेकोइड है उसकी नेचर भी यहाँ पर कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। pH 4 में डालते ही ये सभी थाइलेकोइड कैसे हो गए, एसिडिक नेचर के हो गए। फिर क्या करते हैं अपन, इस वाले जो अपन ने थाइलेकोइड अपना जो एसिडिक नेचर हो गया, फिर उसको अपन किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, pH 8 वाले बफर के अंदर, मतलब बेसिक बफर के अंदर। जैसे बेसिक बफर के अंदर डालते हैं तो वो थाइलेकोइड अब कैसे नेचर का हो जाएगा, ऑब्वियसली बेसिक नेचर का हो जाएगा। फिर क्या करते हैं अपन, फिर इस बफर के अंदर अपन ऐड करते हैं ADP प्लस फॉस्फेट ऐड करते हैं। जैसे ही अपन ADP और फॉस्फेट मतलब ये दोनों जैसे ही अपन ऐड करते हैं तो फिर बाद में वहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ATP सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इट इज़ प्रूव्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ ATP इज ऑल्सो हैपन्स इन द डार्क कंडीशन। बट कंडीशन क्या होगी, ADP प्लस फॉस्फेट होनी चाहिए, उसका pH अंदर का pH कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, और बाहर का pH कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। ये सारी क्या हो जाएंगी, कंडीशन हो जाएंगी। अब देखो एक दूसरा अपना एग्जांपल है, इसको देखो, एक कोई थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, वो उसके अंदर देखो एक ऐसी कंडीशन बनाई है जब बाहर pH कितना है अपना, pH 4 है, मतलब बाहर क्या है एसिडिक, अंदर क्या है pH 8 बेसिक मीडियम है, और अंदर क्या डाल दिया यहाँ पर ADP प्लस फॉस्फेट डाल दिया, और एक यहाँ पर लगा दिया ATP सिंथेज। जैसे ही टरबाइन घूमेगा ये क्या करेगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर ATP सिंथेज को उल्टा लगाया गया है, ठीक है, उल्टा लगाया गया है, और अंदर ADP प्लस फॉस्फेट डाल दिया और pH 8 है। तो बताओ यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। आगे देखिए, अभी आगे अपन देखते हैं एनर्जेटिक्स, मतलब इन प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो कितनी, मतलब कितनी ADP बनती है, कितनी ATP बनती है, वो सब देखते हैं। एनर्जेटिक्स देखो, 8 फोटोन इक्विवेलेंट होते हैं, किसके बराबर होंगे, 2s2 मॉलिक्यूल ब्रेक। जब 2s2 मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो 8 वो किसके इक्वल होता है, 8 फोटोन के बराबर होता है। अभी आगे देखो 2s2, ये अपन ने पहले भी पढ़ी थी रिएक्शन, 2s2 जब ब्रेक होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन में टूटता है, 4 प्रोटोन प्लस O2, ये O2 रिलीज होती है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके बराबर होंगे, 8 प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब स्ट्रोमा में गया था, कहाँ से, ल्यूमन से स्ट्रोमा में गया था, तो वो किस मतलब अपने साथ 2 प्रोटॉन लेके आ रहा था, 2 प्रोटॉन के बराबर था। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो मतलब 8 प्रोटॉन ट्रांसफर इनटू ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, बाद में ले आ रहे थे नहीं आ रहे थे, इसके अंदर ल्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए, और बाद में 4 प्रोटॉन ये यहाँ से आ गए लाइसिस ऑफ वाटर से। तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, टोटल हो गए अपने 12 प्रोटॉन हो गए, और 12 प्रोटॉन हो गए दैट मीन्स 3 ATP हो गई। वाई, बिकॉज 8 ATP कितने प्रोटॉन के बराबर होती है, 4 प्रोटॉन के बराबर। तो टोटल ATP कितनी हो गई, 3 ATP, और यहाँ पर 2 NADPH प्लस H+, क्योंकि बुक्स के अंदर NADPH+H+ लिखा है, इसको NADPH2 भी लिख सकते हैं, सॉरी NAD2 NADPH भी लिख सकते हैं। आई होप दिस एनर्जेटिक्स इज क्लियर टू यू। अब साइक्लिक रिएक्शन में और देख लेते हैं। साइक्लिक रिएक्शन में देखो, साइक्लिक रिएक्शन के अंदर 4 प्रोटॉन, क्या साइक्लिक रिएक्शन के अंदर कोई NADP बन रही थी, नहीं बन रही थी, ओनली ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। उसके अंदर वाटर का जो हाइड्रोलाइसिस है वो नहीं हो रहा था, वाटर के हाइड्रोलाइसिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो क्यों कराएंगे भाई। तो इसके अंदर ओनली किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ओनली 8 प्रोटॉन आ रहे थे, 8 प्रोटॉन, दैट मीन्स ओनली 2 ATP। अब देखो, एक तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड अनदर इज अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैसे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसकी क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर जो O2 है वो क्या होगी, रिलीज होगी, O2 रिलीज होगी, और मतलब यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, और PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों वर्क करेंगी। अब आगे देखो, एक होता है अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अनऑक्सीजेनिक में क्या होगा, यहाँ पर सल्फर रिलीज होता है, यहाँ पर O2 रिलीज होती है, यहाँ पर सल्फर रिलीज होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, ब्रेक होता है, और वहाँ पर वाटर ब्रेक होता है। यहाँ पर ये किस में प्रेजेंट होता है, पर्पल बैक्टीरिया के अंदर। कौन सा फोटोसिस्टम होगा, फोटोसिस्टम 865, और ग्रीन सल्फर के अंदर
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर फोटो सिस्टम 845। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो अपन पढ़ते हैं कुछ फोटो सिस्टम इनहिबिटर्स के बारे में। फोटो सिस्टम इनहिबिटर मतलब ऐसे इनहिबिटर जो क्या करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट या फिर फोटो सिस्टम सेकंड को इनहिबिट कर देते हैं, उनको आगे कुछ भी फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, बाध्य कर देते हैं, मतलब वो कुछ भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर इनहिबिट हो गए तो। अब देखो फोटो सिस्टम इनहिबिटर मोस्टली यूज एज हर्बिसाइड। ये कैसे हर्बिसाइड के रूप में यूज़ होते हैं, अब अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड इनहिबिटर ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होंगे, यूरिया डेरिवेटिव्स, ट्राइएजाइन और यूरेसिल। यूरिया डेरिवेटिव होती है उनको, उनके अंदर 2 रखे गए, एक तो CMU और एक DCMU। CMU वो क्या है, मोनोयूरोन्स, और DCMU है वो डायूरोन्स है। अब ट्राइएजाइन के अंदर एक तो आ जाएगा एट्राजाइन और एक आ जाएगा सेमिएजाइन। अब थर्ड आता है अपना यूरेसिल। यूरेसिल के अंदर ब्रोमो यूरेसिल और आइसोसिल। ठीक है, ये तो सारे क्या हो गए, फोटो सिस्टम सेकंड इनहिबिटर। कितने थे, यूरिया डेरिवेटिव, ट्राइएजाइन्स और यूरेसिल। यूरिया डेरिवेटिव्स में क्या जाएंगे, CMU DCMU मतलब मोनोयूरोन और डायूरोन्स। ट्राइएजाइन में एट्राजाइन और सेमिएजाइन, और यूरेसिल में ब्रोमो यूरेसिल और आइसो यूरेसिल। फोटो सिस्टम्स फर्स्ट के जो इनहिबिटर हैं वो एक तो पैराक्वाट हो गया और एक डाइक्वेट हो गया। ठीक है, ये 2 ही हैं, पैराक्वाट और डाइक्वेट। अब आगे देखिए ये कैसे हर्बिसाइड के, इनकी अपन प्रोसेस देखते हैं। देखो इधर, ये क्या अपना फोटो सिस्टम फर्स्ट है या फिर सेकंड है, फोटो सिस्टम सेकंड है। इस फिर बाद में यहाँ पर क्या बन रहा था, ये सब ये आगे सेम ही रिएक्शन है इसकी, फोटो सिस्टम सेकंड। क्विनोन है, क्विनोन ए से फिर A से B तक, यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है, DCMU बाइंड हो जाता है। जैसे DCMU बाइंड होगा मतलब आगे की जो रिएक्शन है वो नहीं करने देगा, फिर प्लास्टोक्विनोन के आगे। अब ये देखो आगे क्या बाइंड हो जाता है, आगे अपना बाइंड होता है DBMIB, आगे ये बाइंड हो जाता है साइटोक्रोम B6 के पहले और प्लास्टोक्विनोन के बाद में ये वाला बाइंड हो जाता है। ये भी क्या है, हर्बिसाइड की तरह यूज़ होता है, बट इट इज़ अ फोटो इनहिबिट, ये एक इनहिबिटर है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर DCMU हो सकता है, CMU हो सकता है, और DBMIB मतलब प्लास्टोक्विनोन एनालॉग। प्लास्टोक्विनोन एनालॉग क्यों बोलते हैं भी, प्लास्टोक्विनोन के जस्ट बाद में ये बाइंड होता है। और ये वाले क्या है, इनहिबिटर है। ये भी DCMU इनहिबिटर है या नहीं है, यस है। अब आगे देखिए यहाँ पर P700 मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहाँ पर आगे क्या आएगा, A0 A1 A2, यहाँ पर FA और ये लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, A1 और A2। ये क्या करते हैं भाई, ये डायरेक्ट बाइंड नहीं होते, ये क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेके ये जो पैराक्वाट है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना देते हैं, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आएंगे फिर बाद में इससे क्या होगा, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है उनका फॉर्मेशन होगा। आ रही बात समझ में, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा पैराक्वाट और डाइक्वाट से। ये क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के इनहिबिटर, और ये क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड के इनहिबिटर। आई होप दिस आर क्लियर टू यू एंड दिस इनहिबिटर आर यूज्ड एज अ हर्बिसाइड्स इन द प्लांट्स के अंदर कैसे यूज होते हैं, हर्बिसाइड्स की तरह। अब देखिए डार्क रिएक्शन को पढ़ने से पहले अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, 6CO2 12H2O C6H12O6 6S2O प्लस 6O2। इनके अंदर क्या क्या चीज़ है जिनका फॉर्मेशन हो चुका लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन के अंदर अपन ने देखा ऑक्सीजन भी हो गया, यहाँ पर वाटर से क्या क्या हो गया भाई, H2O O2 ये सब तो हो चुकी है। अब अपने को क्या देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड से किसका फॉर्मेशन देखना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखना है। एंड दीज ऑल आर अंडर डार्क रिएक्शन के अंदर आएंगे सभी। देखिए डार्क रिएक्शन होती है उसको अपन C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड इसके अंदर जो बनता है इस साइकिल के अंदर वो 3 कार्बन का होता है। C3 साइकिल बोलते हैं। कैल्विन साइकिल बोलते हैं। कैल्विन साइकिल मतलब कैल्विन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। और क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, कार्बन का रिडक्शन होता है। अभी देखिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ऑकर्स इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पर होता है ये, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होगा। ऑब्वियसली बात है, थाइलेकोइड में तो कौन सी हो रही थी, लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्टोमा में। एंजाइमेटिक रिएक्शन है इसके अंदर, क्या रूबिस्को का यूज होगा, दैट्स व्हाई इट इज एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंशियंट टाइम में रूबिस्को कहाँ से लिया गया भाई, एंशियंट टाइम में एनोलेज एक एंजाइम है, इसको रूबिस्को को वहाँ से लिया गया है।
अब आगे देखिए CO2 फिक्सेशन, इसके अंदर और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। और क्या होगा, कंप्लीट पाथवे वॉज ट्रेस्ड बाय मेल्विन कैल्विन, मतलब ये सारा पाथवे किसके द्वारा बताया गया है, किसके द्वारा खोजा गया है, मेल्विन कैल्विन के द्वारा। और एक यूनिसेलुलर एल्गे में और आइसोटोपिक 14 कार्बन डाइऑक्साइड इसको यूज़ किया गया है। आगे देखो इसमें यूज़ किया गया, सॉरी, अब अपन पढ़ते हैं अपनी C3 साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल। सो स्टार्ट। जो C3 साइकिल होती है उसको मेनली 3 स्टेप्स के अंदर क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। एक बार इसका अपन इसकी समरी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे। देखो इसको 3 स्टेप्स में अपन कैटेगराइज करते हैं। स्टेप फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब जो RUBP है, RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, उससे क्या होगा, इसके अंदर CO2 जुड़ जाती है। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। फिर बाद में सेकेंड आती है अपनी रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, 3PGA ये क्या करता है, आगे जाके ATP यूज़ करता है, NADPH यूज़ करता है। फिर बाद में क्या बनेगी इसके अंदर, 3PGAL फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरैल्डिहाइड, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब थर्ड आती है, एक आती है अपनी ग्लूकोज सिंथेसिस। यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज सिंथेसिस, इसके बाद में ग्लूकोज सिंथेसिस होता है। और ग्लूकोज सिंथेसिस के बाद में क्या होता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, 3PGA और DHAP से वापस से क्या बन जाएगा, RUBP बन जाएगा, ठीक है। वापस से रीजनरेशन मतलब इन 3PGAL और DHAP, इसको कुछ भी बोल दो, ये आइसोमरेज फॉर्म्स हैं, इससे क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलेशन। कुछ भी बोल दो, मतलब 3PGAL DHAP बोथ आर द आइसोमरिक फॉर्म ऑफ ईच अदर। फिर इससे RUBP बन जाता है, जो फर्स्ट अपन ने पहले लिया था वही वापस फॉर्मेशन हो जाता है। सो इसको देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार में यूज़ होंगी, मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को। RUBP मैं जब भी यूज़ करूँ दैट मीन्स उसका जो फुल फॉर्म होगी वो होगी राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या होगी, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGL फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो F16 बिसफॉस्फेट, ठीक है, फ्रुक्टोज 16 बिसफॉस्फेट है। और सूडो हेप्टुलोज बिसफॉस्फेट, दिस इज ऑल्सो यूज इन दिस साइकिल। सो स्टार्ट। अभी इसको ध्यान से समझिएगा, दिस इज अ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट। देखिए स्टार्टिंग में अपन ने क्या लिया भाई, RUBP, मतलब RUBP लिया। और RUBP के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 6 मॉलिक्यूल। और इसके अंदर कितने कार्बन, इसके अंदर RUBP के अंदर कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन, 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। और RUBP है ये कंपाउंड है 5 कार्बन मॉलिक्यूल का। अभी आगे देखो, फिर बाद में रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर CO2 जुड़ जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, 2 कार्बोक्सी 3 कीटो RB नीटोल 1,5 बिसफॉस्फेट, इसका फॉर्मेशन होगा। 2 कार्बोक्सी 3 कीटो आर्बिनिटोल 1,5 बिसफॉस्फेट। और ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। यहाँ पर 5 कार्बन ऑलरेडी थे, एक CO2 जुड़ गया तो एक कार्बन इसका आ गया, तो 6 कार्बन हो गए, 3 कार्बोक्सी 3 कीटो। अभी आगे देखो, अब आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और बाद में 3PGA का फॉर्मेशन कर लेता है। और कितने मॉलिक्यूल करता है, 12 मॉलिक्यूल, किसके, 3PGA के। और वाटर के मॉलिक्यूल भी कितने ही चाहेंगे, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या बन गया, 3PGA। अब आगे क्या करता है ये, ATP यूज़ करेगा। ATP यूज़ कर कर क्या करता है ये, 12 मॉलिक्यूल किसके बना लेता है, 1,3 बिसफॉस्फेट, 1,3 बिसफॉस्फेट बना रहा है, किसके, 1,3 बिस PGA बना रहे हैं, 1,3 बिस PGA। और ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है। और कितने मॉलिक्यूल है इसके अंदर, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फेट। अभी आगे देखो, ATP यहाँ पर यूज़ कर ली, 12 ATP यूज़ कर ली इसने। फिर यहाँ पर क्या करेगा ये, 12 NADPH। फिर बाद में क्या करता है, NADPH से NADP यहाँ पर यूज़ करा, जिससे क्या हो रहा है, 12 जो 12 फॉस्फेट है वो निकल रही है या नहीं निकल रही, 12 फॉस्फेट, जो 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो यहाँ पर क्या हो रही हैं, रिलीज आउट हो रही हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है दैट व्हाट आई एम सेइंग।
यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, NADP का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसके तो इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये क्या कर रही है, इसके इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं नहीं जा रहे। और यहाँ पर जो क्या अपनी PGA, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे ही क्या होगा, यहाँ पर 12 फॉस्फेट क्या हो जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। 12 फॉस्फेट रिलीज आउट होने के बाद क्या बचेगा, 12 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl, मतलब 3PgAl के 12 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैंने बताया था जो 3PgAl मतलब क्या बन गया, पागल बन गया। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म देखो इसकी, पागल बन गया। अभी पागल होता है वो क्या हो जाता है, धाप के गिर जाता है, DHAP, मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है, DHAP। जो PgAl और DHAP बोथ आर दी आइसोमरेज फॉर्म, इसको ट्रायोज शुगर बोलते हैं। ट्रायोज मतलब इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। PgAl को भी ट्रायोज बोलते हैं, DHAP को भी ट्रायोज शुगर बोलते हैं, PGA को भी ट्रायोज शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन इन ऑल दिस मॉलिक्यूल्स। अभी आइसोमरेज फॉर्म है, मतलब जो PgAl है वो DHAP में कन्वर्ट हो सकता है और DHAP 3PgAl में कन्वर्ट हो सकता है। अभी देखिए अपन छोटे से पार्ट में देखते हैं यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने के लिए एक मॉलिक्यूल तो ले लेना है किसका, 3PgAl का, और एक मॉलिक्यूल DHAP का। दोनों के एक एक मॉलिक्यूल ले लिए और एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एल्डोलेज क्या काम करता है भाई, ये जोड़ने का काम करता है, जोड़ियाँ बनाता है, ये जोड़ने का काम करता है। और इसने जोड़ दिया, इन दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ दिया आपस में और क्या बना दिया, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। 1,6-bis का मतलब होता है एक तो 1 कार्बन पे और दूसरा 6 कार्बन पे, किसका फॉर्मेशन हो गया, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। 1,6-bis फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है ये रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे अपन, फॉस्फेटेज एंजाइम। जैसे फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ करते हैं तो फिर बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बचेगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बचेगा। बाद में ये अपनी अपनी आइसोमर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपनी आइसोमरेज कंडीशन में। इसकी आइसोमरेज कंडीशन कौन सी होती है, फ्रक्टोज की ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर बाद में ये फॉस्फेट बच रहा है अभी भी, इस फॉस्फेट को भी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। किसकी प्रेजेंस में करेगा रिमूव, फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसको क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। और लास्ट में फॉर्मेशन किसका हो गया, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन एक अलग से अपन ने समझा है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल पागल का यूज़ हुआ और एक मॉलिक्यूल धाप का यूज़ हुआ। और फिर बाद में एल्डोलेज का काम क्या होता है, ये जोड़ियाँ बनाता है, जोड़ता है। फिर फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बना दिया। फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में जो फॉस्फेट है वो रिमूव हो गया और इसकी आइसोमरेज कंडीशंस बन जाएंगी एंड एट लास्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी इधर देखिए, यहाँ पर अपन ने एक एक मॉलिक्यूल यूज़ कर लिए। अभी कितने मॉलिक्यूल बच गए इसके, अब देखिए इसको आगे देखते हैं अपन। एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पर अपन ने यूज़ इसके कर लिए। अब आगे देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl, यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल थे अपने पास, 2 मॉलिक्यूल यूज़ कर लिए पागल के और 2 मॉलिक्यूल DHAP के। 2 मॉलिक्यूल किसके यूज़ कर लिए, DHAP के। फिर वही एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एल्डोलेज क्या करता है भाई, जोड़ियाँ बनाता है, जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ देगा। फिर बाद में क्या बनेगा, वही अलग चीज़ थोड़ी बनेगी। यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बन रहा था तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया था अपन ने, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट के। अब देखिए यहाँ पर अपने पास बन गया फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। अभी बिस फॉस्फेट बन गया, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। अभी क्या करता है, ये 2 मॉलिक्यूल 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल और ले लेता है। ये बच रहे हैं अपने पास बहुत PgAl, 2 मॉलिक्यूल ले लिए इसके 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ले लिए। और फिर बाद में ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। मतलब एक तो बनाएगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और एक बनाएगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ये 4 कार्बन का होएगा। अब आगे देखो, दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल बनाएगा, 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे या नहीं बनेंगे। फिर बाद में क्या होगा, DHAP के साथ बाइंड होकर कौन, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एल्डोलेज क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। मतलब यहाँ पर 4 कार्बन का इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है और DHAP 3 कार्बन का, तो मतलब टोटल 7 कार्बन के बनेंगे कौन, तो यहाँ पर क्या किसका फॉर्मेशन होगा, स्यूडो हेप्टुलोज 1,7-bis फॉस्फेट। फिर बाद में स्यूडो हेप्टुलोज 1,7-bis फॉस्फेट। ये बन रहे कितने, 2 मॉलिक्यूल ही बन रहे हैं,
2 मॉलिक्यूल बनते आ रहे हैं हर जगह से। 2 मॉलिक्यूल बन गए किसके, सूडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। अब वही फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो फॉस्फेट होता है वो रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अभी क्या होगा भाई, अभी 3 PgL बच रहे हैं, अभी भी 3 PgL के 2 मॉलिक्यूल किसके साथ ऐड हो जाएंगे, सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के साथ। और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम क्या करता है, ये ट्रांसकीटोलेज एक कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक कर देता है, कार्बन फर्स्ट और सेकंड, मतलब वहाँ पर कार्बन को जोड़ देता है। अब आगे देखो यहाँ पर ये क्या करता है, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। एक तो क्या करेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट और एक जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। क्या करता है, राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएगा और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा। एक उस कार्बन को ब्रेक करता है जो बड़ा वाला कार्बन है, बड़ा वाले कार्बन को ब्रेक कर देता है। एक तो राइबोज 5 फॉस्फेट और एक जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। मॉलिक्यूल दोनों के दो ही होंगे। आ रही बात समझ में। अभी देखो इसको ध्यान से समझना, ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल जाइलोज के यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2 2 4 और 6 मॉलिक्यूल। अब ये तीनों मॉलिक्यूल मिलकर किसकी प्रेजेंस में, इधर से तो एपिमरेज और इधर से कौन सा एंजाइम, आइसोमरेज। इन एंजाइम की प्रेजेंस में 6 मॉलिक्यूल किसके बना लेते हैं, RUMP के 6 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। एंड ऑब्वियसली RUMP इज अ कंपाउंड ऑफ 5 कार्बन, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। फिर यहाँ पर क्या होगी, ATP यूज होगी। फिर बाद में क्या होता है भाई, ATP टूट जाती है ADP में। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वापस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ट्राइंग बेस्ट टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। आगे देखिए, अब अपन ने कुछ टर्म्स इसके अंदर यूज़ किए हैं एंड दैट आर, देखिए एल्डोल शुगर, कौन कौन सी एल्डोल शुगर बनी थी, ग्लूकोज बनी थी, राइबोज बनी थी और इरिथ्रोज बनी थी। ग्लूकोज बनी थी वो 6 कार्बन की थी, राइबोज 5 कार्बन की और इरिथ्रोज कब बना था, याद है ना। कीटो शुगर कौन कौन सी बनी थी, फ्रक्टोज बनी थी, DHAP धाप बना था, क्या था ये, आइसोमरेज फॉर्म थी किसकी, PGL की। आगे देखो राइबोलोज बनी थी और जाइलुलोज बनी थी और सूडो हेप्टुलोज। दिस इज द बिगेस्ट शुगर, 7 कार्बन की थी ये बिगेस्ट शुगर। इन सब का फॉर्मेशन हुआ है। आगे देखिए, अभी ये एक टेबल दी गई है, इसको भी आप लोग डिकोड कर लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें जो मैंने पढ़ाया है दैट उसकी समरी दी गई है यहाँ पर। अब अपन पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स मतलब कितनी क्या ATP का यूज़ हुआ। देखिए 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH यूज़ हुई हैं। अभी डायग्राम में देखिए 18 ATP और 12 NADPH कहाँ यूज़ हुई हैं भाई, वेट देखिए, ये अपना डायग्राम है। इधर देखिए 12 ATP ये रही है, नहीं है, और 6 ATP ये रही। 12 और 6 कितनी होती हैं, 18 ATP और ATP हो गई ये वाली 12 ATP ये वाली, और 6 ATP ये, तो टोटल ATP कितनी हो गई, टोटल ATP हो गई अपनी 18 ATP हो गई। अब NADPH देखिए, ये रही अपनी NADPH। अभी आगे देखिए यहाँ पर अब अपन बोल सकते हैं कि 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH का क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, यूज़ होती है। तो 6 ATP को फिक्स करने के लिए अगर 18 ATP चाहिए तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए ऑब्वियसली बात है 18/6 एंड दैट इज 3 ATP, मतलब 3 ATP चाहिएंगी एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, और 2 क्या चाहिएंगी, NADPH चाहिएंगी। अब देखिए लाइट रिएक्शन और नॉन साइक्लिक रिएक्शन ये आपस में डिकोड हो रही, आपस में कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही, वहाँ पर भी यही हो रहा था। और 2 मॉलिक्यूल्स के लाइसिस अपन करते हैं तो क्या होंगे, 8 फोटोन रिलीज होते हैं। और ये यहाँ पर क्या था, लाइट रिएक्शन में यही बन रहे थे, लाइट रिएक्शन में 3 ATP और 2 NADPH हो रहे थे, तो आपस में कनेक्ट हो गई है। वहाँ पर जो यूज़ हुआ वो लाइट रिएक्शन में जिसका फॉर्मेशन हुआ उसका यूज़ हो गया किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर।
अब एक छोटा सा पॉइंट बच गया अपना। देखिए 8 फोटोन किसके इक्वल होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और एक ऑक्सीजन जब रिलीज होती है वो इसके 1 फोटोन के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, 3 ATP और 2 NADPH के इक्वल होगा। और ये किस में हेल्पफुल होता है, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिक्स करते हैं तो 3 ATP और इसका फॉर्मेशन होता है और 2H2O, और ये किससे होता है फिर 2H2O, या फिर एक ऑक्सीजन रिलीज होती है, कब रिलीज होती है, 8 फोटोन के ब्रेकडाउन पर। आगे देखिए क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या कहलाती है भाई, एक होती क्वांटम रिक्वायरमेंट और एक होती क्वांटम यील्ड। देखिए क्वांटम यील्ड मतलब एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 फोटोन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से दैट 8 फोटोन, मतलब 8 फोटोन किसके बराबर था, किसके बराबर था, जब 2 वाटर मॉलिक्यूल को अपन क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो किसके बराबर था, 8 फोटोन था या नहीं था, या फिर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट मतलब कितनी एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है, टू प्रोड्यूस 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर टू फिक्स 1 CO2, एक ही बात है, एक CO2 फिक्स करने के लिए या फिर एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। टोटल फोटोन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 8 फोटोन की होती है, एंड दिस इज नोन एज द क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्या इसे क्या बोलते हैं, क्वांटम अपन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। I hope this is clear to you. So I think this is enough for today. Have a nice day. Thank you so much.